अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। ये बहुत ही आम सा टॉपिक है और बहुत से लोग इस मर्ज़ में मुब्तला भी होते हैं। हरफ़ आम में इसको अस्थमा या आम ज़ुबान में इसको दमे के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में तफसीली बात करेंगे, चलते हैं। इसके लिए दमे के जो मरीज़ हैं वो ख़ास तौर पे समझते हैं इस मर्ज़ को और जानते हैं कि इसमें सांस इंसान का उखड़ना शुरू हो जाता है और ये फेफड़ों का मसला है। तो फेफड़ों का मसला क्या है उसको जानने के लिए सबसे पहले आपको फेफड़ों के बारे में मोटी मोटी सी बात का पता होना चाहिए कि फेफड़ों में होता क्या। ये फेफड़े जो हैं ये आपकी छाती में होते हैं। एक आपका दाईं साइड पे छाती में फेफड़ा होता है, एक का बाईं साइड पे छाती में फेफड़ा होता है। तो इन दोनों में हवा की नाली एक जारी होती है जो कि बड़ी नाली होती है। ये बड़ी नाली जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, इस नाली के आगे जाके जैसे दरख्त की शाखें होती हैं ना, वैसे इसकी शाखें बनना शुरू हो जाती हैं। पहले बड़ी शाखें बनती हैं, उन बड़ी शाखों से फिर छोटी शाखें बनती हैं और फिर उन छोटी शाखों से मज़ीद बारीक बारीक सी शाखें बनती हैं। ये बेसिकली पाइप होता है एक बारीक, जिसके अंदर से हवा गुज़र के इस बड़ी नाली से इस छोटी नाली में आती है और फिर इस छोटी नाली से उनसे छोटी छोटी नालियों के अंदर हवा चली जाती है और हमारे फेफड़े के हर हिस्से में हवा दाखिल हो जाती है। ये जो नालियाँ होती हैं इनके अंदर पट्ठे होते हैं और वो जो पट्ठे होते हैं उनके अंदर म्यूकस पैदा होता है। म्यूकस क्या है? बलगम, आम ज़ुबान में जिसे हम बलगम कहते हैं। उस बलगम का काम ये होता है कि जो हवा हमारे सांस में दाखिल होती है यहाँ से और बड़ी नाली से होती हुई छोटी नालियों में से होती हुई उनसे छोटी और सबसे छोटी नालियों में जब आती है तो यहाँ पे ये जो म्यूकस होता है ना, ये जो टॉक्सिन्स होती हैं, जो गंदी फाजल मादे होते हैं जो हम सांस के ज़रिए लेते हैं, ये म्यूकस उनको अपने अंदर जज़ब कर लेता है और फिर खांसी के ज़रिए इसी म्यूकस को वापस निकाल देता है। खांसी के दौरान हम लोग ये बलगम को बाहर निकाल देते हैं। अब ये आपको समझ आ गई कि फेफड़े हैं, उनके अंदर हवा की नालियां हैं और हवा की नालियां जो हैं उनके अंदर म्यूकस होता है और वो जो म्यूकस है वो हमारे सांस में जो भी हम गंदी चीज़ें इनहेल करते हैं, जो भी हवाई आलूदगी हमारे सांस में चली जाती है या सांस के ज़रिए कोई भी ऐसी चीज़ जो सांस के लिए ठीक नहीं है, फेफड़ों के लिए ठीक नहीं है, वो उसको एब्जॉर्ब करता है और बलगम बना के उसको हमारे फेफड़ों में से निकाल देता है। अब जो दमा है इसमें क्या होता है? दमा की बीमारी जो है अस्थमा, इसमें जो हमारे ये सांस की नालियाँ होती हैं ये मज़ीद बारीक हो जाती हैं। मज़ीद बारीक हो के ये सूज भी जाती हैं और इनके सूजने की वजह से ज़्यादा म्यूकस बनता है और जो ज़्यादा म्यूकस जब बनता है तो सांस की नाली जो है जिसका बोर पहले ज़्यादा होता है वो कम हो जाता है और उसमें से हवा के गुज़रने का रास्ता भी कम हो जाता है, तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और जब सांस लेना मुश्किल होता है तो दिमाग को ये मैसेज जाता है कि भाई सांस की नालियाँ फेफड़ों के अंदर बंद हो रही हैं, तो उनको खोलने की ज़रूरत है और खोलने के लिए म्यूकस को बाहर निकालने की ज़रूरत है। और म्यूकस को बाहर निकालने के लिए यानी बलगम को बाहर निकालने के लिए दिमाग ये हुक्म जारी करता है कि खांसी आए, तो इंसान खांसता है और खांस के उस बलगम को बाहर निकालने की कोशिश करता है। और उसके साथ अगर नालियाँ बारीक हों और उनके अंदर म्यूकस फंसा हुआ हो या बलगम फंसा हुआ हो तो फिर सांस के साथ आवाज़ें भी आना शुरू हो जाती हैं। वीजिंग की आवाज़ें होती हैं, सीटी की आवाज़ आना शुरू हो जाती है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है क्योंकि फेफड़ों में सांस प्रॉपर जा नहीं रहा होता। इसकी अलामात जो हैं वो थोड़ी भी हो सकती हैं, माइनर भी, और बहुत सख्त भी हो सकती हैं और ये हर बंदे में मुख्तलिफ होती हैं। कुछ लोगों को सांस लेने में इतनी दिक्कत पेश नहीं आती, थोड़ी दिक्कत पेश आती है। कुछ लोगों को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत पेश आती है और ये डिपेंड करता है सारा कि वो उस इंसान को किस हद तक इसकी अलामात हैं और किस हद तक उसकी ये बीमारी जो है वो सख्त है। तो उसके अलावा वक्त का भी हिसाब होता है। ये जो अलामात होती हैं ये हमेशा नहीं रहती और ये इनके अटैक्स होते हैं। बाज़ औक़ात दमे का जो मरीज़ है उसको पता होता है कि कुछ ऐसी अलामात उसके अंदर ऐसे टाइम पे ज़ाहिर होती हैं, जैसे
जो जब वो एक्सरसाइज करने लगता है या उसके सांस में कोई ऐसी चीज़ चली जाती है तो तब उसके अंदर ये अलामात होती हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको हर वक्त ये अलामात रहती हैं, जो हमेशा ही रहती हैं। तो ये बहुत से सीवियर वाले जो हैं उनकी अलामात हमेशा रहती हैं, और जिनका थोड़ा बहुत मसला होता है सांस का, उनको कभी कभार ये अलामात ज़ाहिर होती हैं। अलामात क्या हैं? सांस लेने में दिक्कत पेश आती है, छाती जो है वो सख्त, उसके अंदर टाइटनेस सी फील होती है और उसमें छाती में दर्द महसूस होना शुरू हो जाती है। सोने में मसला होता है, जब सोते हैं तो सांस कम आता है, लेटते हैं तो सांस लेने में दिक्कत आती है और उसकी वजह से सो भी सही से नहीं पाते। उसके अलावा सांस के साथ सीटी की आवाज़ें आती हैं, और ये आमतौर पे बच्चों में जब वो उनको दमे का मसला होता है तो उनके सांस में इस तरह उनको सीटी की आवाज़ उनमें से आना शुरू हो जाती है। ये जो अलामात होती हैं ये सांस के मुख्तलिफ़ वायरस हैं, जैसे कि नज़ले का और ज़ुकाम का जो वायरस है उसके साथ इसकी अलामात जो हैं वो सीवियर हो जाती हैं। वजह क्या है इसकी अभी तक हमें नहीं पता कि ये क्यों होता है, और कुछ लोगों को होता है और कुछ लोगों को नहीं होता। तो ये बहुत से फैक्टर्स होते हैं इसमें, माहौल के और आपके जीन्स में कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये होता है। हमें इसके बारे में क्लियर पता नहीं है कि ये कुछ लोगों को होता है और कुछ को क्यों नहीं होता, सबको क्यों नहीं होता। ये इसके ट्रिगर्स होते हैं, और ट्रिगर क्या है कि वो चीज़ें जिनकी वजह से आपका दमा जो है वो अगर आप आराम से अच्छे भले सांस ले रहे हैं और एकदम से आपका जो है ना वो सांस उखड़ना शुरू हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत पेश आना शुरू हो जाती है, तो वो जिन चीज़ों की वजह से होना शुरू होती है वो उनको हम ट्रिगर्स कहते हैं। ये ट्रिगर जो हैं ये इरिटेंट्स होते हैं जो कि आपकी अलामात को, दमे की अलामात को ज़ाहिर करना शुरू कर देते हैं, और ये हर इंसान में मुख्तलिफ होते हैं। सब दमे के मरीज़ों के लिए एक ही ट्रिगर्स नहीं होते। कईयों के एयरबोर्न एलर्जन्स होते हैं, जैसा कि हवा में मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, जैसे पोलन है, जानवरों के डेंडर हैं, कॉकरोचेज़ हैं, डस्ट माइट है। इसकी वजह से उनको जब वो सांस में उनके जाती हैं तो उनको ये ट्रिगर बन जाता है अस्थमा का। कुछ का सांस का जो इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कि अमूमी फ़्लू है, उसकी वजह से उनका दमा जो है वो ट्रिगर बन जाता है ये, और दमा उनको शुरू हो जाता है। कुछ के जो एक्सरसाइज है या फिज़िकल एक्टिविटी जो होती है, वो कोई काम करते हैं ज़ोर वाला या कोई वर्जिश करते हैं तो उसकी वजह से उनको दमा हो जाता है। कुछ को सिर्फ़ ठंडी हवा में सांस लेने से ही दमा हो जाता है, यानी गर्मियों में वो ठीक रहते हैं लेकिन जैसे ही सर्दियाँ आती हैं और हवा ठंडी होती है तो उसकी वजह से उनका जो है वो दमा बन जाता है उनको। उसके अलावा जैसे कि हमारे माहौलियाती आलूदगी है, धुआं है, स्मोग है, तो उनकी वजह से भी कुछ एयर पोल्यूटेंट्स हैं जब जिनमें वो सांस लेते हैं लोग, तो उनको दमे की अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। कुछ मेडिसन्स हैं, मेडिकेशंस जिनमें बीटा ब्लॉकर्स हैं जो ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल होती हैं, दिल की धड़कन को कम करती हैं, ये भी कुछ लोगों में दमा कर देती हैं। एस्प्रीन है खून को पतला करने के लिए, ये भी कुछ लोगों में दमा कर देती है। ब्रूफन है, नप्रोक्सन है, ये दर्द के लिए और बुखार के लिए इस्तेमाल होती हैं, ये गोलियां भी कुछ लोगों में खाने से कुछ को दमा हो जाता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा जब खुश होते हैं तो उनको एकदम से दमे की अलामात आ जाती हैं उनके अंदर, को बहुत ज़्यादा खौफज़दा होते हैं तो दमे की अलामात आ जाती हैं। स्ट्रेस में होते हैं, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने वाला है तो उनके अंदर दमे की अलामात आना शुरू हो जाती हैं। सल्फ़ाइड्स हैं और प्रिजर्वेटिव्स हैं जो कि कुछ ख़ुराक में इस्तेमाल होते हैं, ड्राइड फ्रूट्स में, और कुछ बियर वाइन और प्रोसेस्ड पोटैटोज़ होते हैं जिनके अंदर ये प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होते हैं, तो उनमें भी उनको खाने से भी कुछ लोगों को दमा हो जाता है। मैदे की एक बीमारी है जिसमें ख़ुराक की नाली में से जो मैदे का तेज़ाब होता है वो वापस ऊपर जाना शुरू हो जाता है, मैदे से वापस ख़ुराक की नाली में मुंह की तरफ, उसको हम गर्ड कहते हैं, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। उसमें भी कुछ लोगों को जो इस बीमारी में मुब्तला होते हैं उनको इससे भी दमा होना शुरू हो जाता है। और कुछ ख़वातीन जब उनको माहवारी या मेंसेस या माहाना डेट आती है तो उसमें भी उनको उससे दमा हो जाता है। रिस्क फैक्टर्स जिनकी वजह से जिनके अगर वो आप में हैं तो आप दमा होने के आप में चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उनमें आपके ब्लड रिलेटिव्स हैं, आपके वालदैन में से किसी को दमा हो, आपके बहन भाइयों में से किसी को दमा हो, तो बहुत ज़्यादा चांस हैं कि आपके अंदर भी ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से में किसी न किसी चीज़ से एलर्जी और उससे आपको दमे की अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं। कोई और एलर्जी कंडीशन आपकी बॉडी में हो, कोई और बीमारी जो एलर्जी वाली, जैसे जल्द की एलर्जी है या आपको
दायमी नज़ला है तो उसके साथ भी आपको दमे की अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं। वज़न अगर आपका ज़्यादा है या आप स्मोकिंग करते हैं तो उससे भी आप रिस्क पे हैं कि आपको दमे की अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं। और सेकंड हैंड स्मोक, जैसे आपके घर में आपके वालिदैन में से, आपके बहन भाइयों में से कोई स्मोकिंग करता है, सिगरेट पीता है, हुक्का पीता है, तो उसके धुएं के साथ भी अगर आपको एलर्जी हो जाए तो आपको दमा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और उसके अलावा पोल्यूशन है और माहौलियाती आलूदगी है। जब आप उससे कुछ लोग जिनके माहौल में बहुत ज़्यादा आलूदगी है और जो ऐसी जगहों पे काम करते हैं जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ऐसी जगहों पे रहते हैं, ऐसे एरियाज़ में जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं और वहाँ पे उनके धुएँ और पोल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उनके भी बहुत ज़्यादा रिस्क पे हैं वो कि उनको भी दमा हो सकता है। दमे के साथ कॉम्प्लिकेशंस या पेचीदगियाँ क्या आ सकती हैं? सोने में दिक्कत आएगी, आप सो नहीं पाते, रात को इसकी अलामात ज़्यादा हो जाती हैं। सांस लेने में मुश्किल आती है तो ज़ाहिर है कि आप सो ही नहीं सकते, आप सोने की कोशिश करते हैं, सांस नहीं आता, आप उठ के बैठ जाते हैं। आपका काम डिस्टर्ब हो जाता है उससे। आप स्कूल जाने में जब आपको स्कूल के डेज़ हैं तो आपको दमे की अलामात ज़ाहिर हो गई तो आपको ज़ाहिर है छुट्टियां करनी पड़ेंगी और आपका स्कूल मिस हो जाएगा। और कुछ लोगों में जिनको मुस्तकिल रहता है, उनके जो सांस की नालियां हैं उनकी रीमॉडलिंग हो जाती है और उससे पक्के पक्के उनका सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है, तो उससे भी इमरजेंसी रूम विज़िट बढ़ जाते हैं, आपको बार बार इमरजेंसी में जाना पड़ता है। और ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो तो कुछ अरसे के लिए आपको हॉस्पिटल में भी रहना पड़ता है अस्थमा के अटैक के दौरान। और कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं आपके ऊपर जब आप कुछ मेडिसिन्स जो होती हैं जो कि अस्थमा को कंट्रोल करने के लिए आप मुस्तकिल इस्तेमाल करते हैं, तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी इसकी पेचीदगियों में से पेचीदगियाँ हैं। इसके टेस्ट और डायग्नोस कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो डॉक्टर आपकी छाती को, जब आप जाते हैं तो हम लोग छाती को स्टेथोस्कोप के साथ सुनते हैं और फेफड़ों की आवाज़ों से हमें अंदाज़ा होता है कि फेफड़े जो हैं वो सांस उसके अंदर सही आ रहा है या नहीं आ रहा और उनके अंदर कोई ऐसा दमे वाला कोई इशू तो नहीं चल रहा। उसके अलावा टेस्ट होते हैं जो लंग फंक्शन को टेस्ट करते हैं कि आपके फेफड़े सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये जो लंग फंक्शन होते हैं ये हम ब्रोंकोडायलेटर्स यानी कि ऐसी मेडिसिन हैं जो अल्बुट्रोल है फॉर एग्ज़ाम्पल, वो आपके जो सांस फेफड़े जो होते हैं ना उनके अंदर जो सांस की नालियाँ होती हैं जो मैंने पहली स्लाइड में आपको दिखाया था, वो उनको खोलती हैं और उनके खोलने के बाद हम लोग लंग फंक्शन टेस्ट को उसको ये मेडिसिन देने से पहले और मेडिसिन देने के बाद दोनों टाइम पे हम फेफड़ों के जो फंक्शंस हैं उनको टेस्ट करते हैं कि वो पहले कैसे थे और बाद में कैसे हैं। अगर ब्रोंकोडायलेटर यानी अल्बुट्रोल वगैरह लेने से आपके फेफड़ों के फंक्शन बेहतर हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको दमे का मर्ज़ है। उसके अलावा स्पायरोमेट्री होती है। स्पायरोमेट्री जो है ये आपके एस्टिमेट करती है कि आपकी जो फेफड़ों की नालियां हैं वो किस हद तक बारीक हो चुकी हैं हुई हैं, और ये चेक करता है जब आप सांस बाहर निकालते हैं, एक लंबा सांस लेने के बाद जब आप तेज़ी के साथ सांस को बाहर निकालते हैं तो ये उसमें से हवा को मेजर करता है कि कितनी तेज़ी के साथ और किस हद तक हवा आपके फेफड़ों में से बाहर आ रही है। स्पायरोमेट्री होती है। और एक पीक फ्लो मीटर होता है जिसके ज़रिए हम टेस्ट करते हैं। तो ये सिंपल डिवाइस होता है और ये मेजर करता है कि आप कितनी तेज़ी के साथ सांस फेफड़ों में से बाहर निकाल सकते हैं। मेथाकोलाइन चैलेंज होता है। मेथाकोलाइन जो है ना ये ट्रिगर है अस्थमा का, जो मैंने पहले बताया कि कुछ ट्रिगर्स होते हैं कि जब वो इंसान के सामने या इंसान के सांस में जाते हैं ना तो वो उससे अस्थमा या दमे की अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। तो मेथाकोलाइन जो है ना ये भी अस्थमा का एक ट्रिगर है। तो ये हम दे के देखते हैं, अगर पेशेंट जो है उससे इसके जो रिएक्ट करता है और उसका जो फेफड़े हैं वो जब मेथाकोलाइन उसको मिलती है तो उसके फेफड़े जो सिकुड़ जाते हैं, उनमें हवा कम आना शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि आपको अस्थमा है। उसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड टेस्ट है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो होती है ये हमारे सांस में किसी हद तक मौजूद होती है, लेकिन जिन लोगों को दमा है उनके अंदर जब हम नाइट्रिक ऑक्साइड चेक करते हैं ना तो वो नॉर्मल लेवल से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। छाती का एक्सरे करवा सकते हैं हम लोग, उसमें हम देखते हैं फेफड़ों को। सीटी स्कैन करवाते हैं और उसमें हम देखते हैं सांस की जो कैविटीज़ होती हैं नाक की, उनको साइनसिस कहते हैं हम उन्हें, उनको भी देखते हैं, फेफड़ों को भी देखते हैं।
और उसके साथ हम ये देख लेते हैं कि आया आपके फेफड़ों में किस हद तक और सांस की जो साइनसेस हैं उनमें किस हद तक मसला है और उसके लिए क्या हल किया जा सकता है। एलर्जी टेस्टिंग होती है इसकी, जो कि आपकी जल्द के या खून के टेस्ट के साथ हम कर देते हैं। तो एलर्जी टेस्ट जो होते हैं उनके साथ हम एलर्जी आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपको पेट्स के साथ है, डस्ट के साथ है, मोल्ड के साथ है या पोलन के साथ है। और अगर एलर्जी के जो ट्रिगर्स हैं वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं, पता चल जाता है कि कौन से एलर्जी के ट्रिगर्स हैं जो आपके खून या जल्द में हैं, तो उससे हम लोग फिर एलर्जी की एलर्जन इम्यूनोथेरेपी जो है वो उसको रिकमेंडेशन उसकी हो सकती है। तो उसके अलावा एक्सरसाइज और कोल्ड के साथ इंड्यूस करके अस्थमा को, यानी हम लोग एक्सरसाइज करवाते हैं पेशेंट को, और या फिर उसको जो ठंड है उसके साथ एक्सपोज करते हैं और देखते हैं क्या आया उसके अंदर एक्सरसाइज से या ठंड से, सर्दी से उसके अंदर दमे की कोई अलामात ज़ाहिर तो नहीं होती हैं। अगर होती हैं तो उसका मतलब है उसको एक्सरसाइज इंड्यूस्ड या कोल्ड इंड्यूस्ड दमा है। अब इसकी ट्रीटमेंट और मेडिसिन की तरफ चलते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है और कौन सी मेडिसिन जो है ना वो दी जा सकती हैं। लॉन्ग टर्म अस्थमा कंट्रोल करने की जो मेडिसिन होती हैं जिन उनमें जो है वो आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो इस्तेमाल करवाते रहते हैं, और उसके साथ आपकी जो है ना वो लंबे अरसे के लिए आपके दमे के जो अटैक हैं वो नहीं होते आपको। उनमें इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, जिनको आप ये डिवाइस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बने हुए 3 तरह के डिवाइस हैं, इनहेलर भी है, और इसमें हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हैं ये देते हैं। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं ये इन्फ्लेमेशन यानी सोजश जो होती है ना उसको कम करने की इसमें दवाइयाँ होती हैं, जैसे फ्लूटिकासोन है, बुडिसोनाइड है, फ्लूनिसोलाइड है, सिक्लिसोनाइड है, बेक्लोमेथासोन है, ओमेटाजोन है। तो आप ये मेडिसिन जो हैं ये इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो कुछ दिनों से लेके कुछ हफ़्तों के अंदर अंदर इनका जो इफ़ेक्ट होता है वो मुकम्मल तौर पे सामने आता है, और आहिस्ता आहिस्ता आपको इनका मुकम्मल बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है, और आपको लंबे अरसे के लिए आपका सांस जो है वो दमे से बचा रहता है। उसके अलावा लिकोट्राइन मॉडिफायर्स हैं, ये मेडिसिन हैं जो मंटेलोकास्ट, ज़फिलोकास्ट और ज़िलेटॉन है, ये 24 घंटे तक दमे की अलामात को कंट्रोल रखती हैं। ये हमारे पाकिस्तान में मोंटिका, माइटिका वगैरह के नाम से आमतौर पे बहुत से लोग इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके अलावा लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगनिस्ट हैं, ये भी इनहेल्ड मेडिकेशंस हैं, यानी ये भी इनहेलर के साथ, जो इनहेलर आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, इसमें सल्मिट्रोल और फॉर्मेट्रोल जो है ना वो यूज़ होते हैं, जो कि एयरवेज़ जो कि सांस की नालियाँ हैं उनको खोलने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कुछ इनहेलर ऐसे हैं जिनमें 2 तरह के स्टेरॉइड्स जो हैं उनको और स्टेरॉइड्स के साथ बीटा एगोनिस्ट को ऐड करके, तो इस तरह डिफरेंट कम्बिनेशन के साथ मुख्तलिफ कम्बिनेशन वाले इनहेलर भी यूज़ होते हैं, जो कि ज़्यादा अरसे तक सांस को कंट्रोल में रखते हैं और उसमें दमे की अलामात ज़ाहिर नहीं होने देते। थियोफाइलिन पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी, इसका काम भी फेफड़े की नालियों को खोलना होता है और उसके मसल्स को रिलैक्स करना होता है। अब ये काफ़ी अरसे से इस्तेमाल नहीं हो रही, और पाकिस्तान में अमूमी शॉर्ट ही रहती है, प्रेस्क्राइब कर भी दें तो पेशेंट को नहीं मिलती। मेडिकेशंस जो कि क्विक रिलीफ करती हैं, या रेस्क्यू मेडिसिन जो फ़ौरी तौर पे आपके सांस को हल करती हैं, फ़ौरी तौर पे सांस का मसला हल करती हैं, आपके सांस को रिलीफ पहुंचाती हैं, उनमें शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट हैं, और अल्बिट्रॉल, लेवल्बिट्रॉल और पिरबेट्रॉल के नाम से इनका इस्तेमाल होता है। ये आमतौर पे इनहेलर में यूज़ होती हैं, पोर्टेबल इनहेलर भी यूज़ हो जाता है, और हैंड हेल्ड इनहेलर भी होते हैं या नेबुलाइज़र भी होते हैं, जिनके ज़रिए ये शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं। इप्राट्रोपियम है, ये भी ब्रोंकोडायलेटर है, ये जो नालियाँ हैं सांस की उनको खोलती है, तो ये भी फ़ौरी तौर पे असर करती है और फ़ौरी तौर पे सांस लेने में आपको आसानी इस्तेमाल। आमतौर पे ये एम्फाइजिमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ये सांस की बीमारियां हैं फेफड़ों की जिनमें इस्तेमाल होती है, लेकिन बाज़ औक़ात हम इसको अस्थमा के अटैक में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, औरल भी हैं और इंट्रावेनस भी हैं। औरल का मतलब है कि आप मुंह के ज़रिए ले सकते हैं, और इंट्रावेनस का मतलब ये है कि आप वेन के ज़रिए या जो खून की नाली है उसके ज़रिए आप ये ले सकते हैं। ये मेडिसिन्स वो हैं जो इनमें प्रेडनिसोलोन और मिथाइल प्रेडनिसोलोन है, ये सांस की नालियों की जो इन्फ्लेमेशन होती है या सोजिश होती है उसको ये कंट्रोल करते हैं, और सीवियर अस्थमा इनकी वजह से जो होता है उसको ये कंट्रोल करते हैं।
इनसे बहुत से साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, इसलिए ज़्यादा तौर लंबे अरसे के लिए हम इनको यूज़ नहीं करवा सकते। कुछ अरसे के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ होते हैं, और सिर्फ जब आपका अस्थमा बहुत ज़्यादा सीवियर हो तभी हम यूज़ करवाते हैं। कुछ लोगों को 1-2 दफ़ा यूज़ करवाएं ना, तो फिर वो मुश्किल बुनियादों पे इसको यूज़ करना शुरू होते हैं, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये मुश्किल बुनियादों पे यूज़ नहीं करने चाहिए। इनको सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए। एलर्जी मेडिकेशंस हैं, कुछ लोग जिनको एलर्जी की वजह से दमे का मसला होता है, तो उनके एलर्जी की जो मेडिसिन्स हैं वो उसमें बड़ी हेल्पफुल होती हैं कि उनको एलर्जी नहीं होती है और उससे ही उनको अस्थमा जो है वो नहीं होता, या दमे की बीमारी या दमे की अलामात ज़ाहिर नहीं होती। तो एलर्जी शॉट्स जो होती हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता आपका इम्यून सिस्टम जो होता है, जो क़ुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम होता है ना, उसका रिएक्शन जो है ना उसको स्लो कर देती हैं। यानी आपका जिस्म जो फ़ौरी तौर पे कोई एलर्जन उसके आया सामने और उसने फ़ौरी तौर पर आपके सांस की नालियों को सुकेड़ दिया या उनको बारीक कर दिया, तो उसकी वजह से आपको दमे के अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो गई। तो जो एलर्जी शॉट्स होते हैं, ये इम्यूनोथेरेपी होती है, ये आपकी उस सिस्टम को थोड़ा सा कमज़ोर करती है कि वो फ़ौरी तौर पे ऐसे एलर्जेंस के ख़िलाफ़ फ़ौरी तौर पे रिएक्ट ना करे और आपके सांस को लेने में आपको आसानी और उसमें दिक्कत ना हो। तो स्टार्ट में ये एलर्जी शॉट्स जो होते हैं, ये हफ़्ते में एक दफ़ा इस्तेमाल होते हैं कुछ महीनों के लिए, और उसके बाद फिर इनका ड्यूरेशन थोड़ा सा लंबा हो जाता है, फिर 1 महीने में एक दफ़ा, और फिर 3 से 5 साल के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा ओमेज़ुलुमैब है, ये मेडिकेशन जो है ये इंजेक्शन के तौर पे दी जाती है और 2 से 4 हफ़्तों के बाद दी जाती है, और ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए मखसूस है जिनका दमा जो है सीवियर दमा होता है, जिनकी अलामात बहुत ज़्यादा शदीद होती हैं और वो एलर्जीज़ की वजह से होता है। तो ये भी इम्यून सिस्टम को जो है ना अल्टर करता है। आपका जो क़ुव्वत मुदाफ़त का सिस्टम है उसको हर जो एलर्जन है उसके ख़िलाफ़ लड़ने से थोड़ा सा परहेज़ करवाता है, ताकि आपके अंदर दमे की अलामात ना आए। ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी है, इसमें जो है ये हर किसी के लिए इस्तेमाल नहीं होती, सिर्फ उन लोगों के लिए इस्तेमाल होती है जिनमें दूसरी मेडिकेशंस हैं, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं या दूसरी दमे की मेडिकेशंस जो हैं वो असर ना करें, तो फिर उनको देते हैं। ये 2-3 जो है विज़िट होते हैं, आपके आउट पेशेंट विज़िट्स होते हैं, आपने आना है। उसमें आपके जो सांस की नालियाँ होती हैं, जो मैंने पहली स्लाइड में दिखाया, उनको थर्मोप्लास्टी के ज़रिए, ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी के ज़रिए उनको गर्म किया जाता है, हीट दी जाती है अंदर से। तो हीट देने से हीट देते हैं लंग्स के अंदर, हम लोग इलेक्ट्रोड डालते हैं जो कि स्मूथ मसल्स जो हैं उनको हीट करते हैं, जो उसके अंदर होते हैं, जिनके अंदर म्यूकस पैदा होता है। तो उसके हीट होने की वजह से उनका जो रिएक्शन होता है ना, कि जिससे वो टाइट हो जाती हैं और खुराक सांस की नाली जो है वो बारीक हो जाती है और फिर सांस लेने में दिक्कत पेश आती है, तो वो फिर नहीं होता। तो उसकी वजह से फिर आपको जब वो चूँकि टाइट नहीं होती और सांस की नाली जो है वो खुली रहती है, तो फिर सांस लेना आसान हो जाता है, उसमें मुश्किल नहीं होती। लाइफस्टाइल और होम रेमेडीज़ क्या हैं, कि आप इसके लिए, इससे बचने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। तो लाजमी तौर पे वैक्सीनेटेड रहें, लेटेस्ट वैक्सीनेशन जितनी भी आती हैं अपने आप को अप टू डेट रखें। इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन लगवाएं, निमोनिया की वैक्सीन्स लगवाएं, और इनसे आपको फ्लू और निमोनिया वगैरह नहीं होगा। अगर फ्लू और निमोनिया नहीं होगा तो उससे आपके दमे के जो फ्लेयर अप्स हैं, जो आपका दमे के अटैक्स होते हैं या दमे की जो अलामात बहुत ज़्यादा एकदम से ज़ाहिर होती हैं, अगर आपने ये वैक्सीनेशन करवाई होगी तो बहुत कम ज़ाहिर होंगे। और उसके अलावा अपने दमे के जो ट्रिगर्स हैं जिनकी वजह से आपको दमा हो सकता है, उनको आइडेंटिफाई करें, पता करें, देखें कि कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आपको ये मसला होता है। कोई पोलन्स हैं, मोल्ड हैं, ठंडी हवा है, पोल्यूशन है, ये कौन सी ऐसी चीज़ है, घर में कोई जानवर है, कालीन है, कोई पौधा है, कोई दरख्त है, कोई फूल है, कोई फल है, जिसकी वजह से आपको ये मसला होता है। तो वो ट्रिगर्स होते हैं जिनकी वजह से आपको मसले होते हैं। कुछ लोगों को दूध के साथ भी हो जाता है, कुछ लोग मिल्क शेक पीते हैं उसके साथ उनको हो जाता है, कुछ लोग लस्सी वगैरह पीते हैं उनसे भी हो जाता है। तो हर किसी का, कुछ का चावलों के साथ भी हो जाता है, कोई चावल खाते हैं तो उनको हो जाता है। तो ये हर किसी का डिफरेंट होता है। आइडेंटिफाई करना होता है कि अस्थमा ट्रिगर कौन सा है। अगर आप अस्थमा ट्रिगर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उससे बचते हैं, उससे अवॉइड करते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं, तो 70% तक आपका अस्थमा या दमे का जो अटैक होता है आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, आप उससे बच सकते हैं। तो इसलिए हर दमे के मरीज़ को अपना अस्थमा का ट्रिगर आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि वो किस चीज़ से उसको अस्थमे का अटैक आता है, तो उस चीज़ से उसको बचने की कोशिश करनी चाहिए। उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, आपको काफ़ी मदद मिली होगी। तो इंशाल्लाह ताला
अगले लेक्चर के साथ जल्द हाज़िर होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।